हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैट एग्ज़ाम 2023 इज़ नाउ एट आवर डोर स्टेप्स एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। तो उसी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए प्रैक्टिस मॉक ने 6 फुल लेंथ कैट एग्ज़ाम के मॉक्स लॉन्च किए हैं। दीज मॉक्स आर ऑफ एग्ज़ाम लेवल और आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो टुडेज सेशन में हम क्या करने वाले हैं, उसी मॉक्स में से जो फ्री मॉक है, फर्स्ट मॉक जो फ्री है, उसका जो VARC का सेक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वी विल स्क्रॉल डाउन, ये सारी कैटेगरीज हैं। ओके, वी विल गो इन MBA एग्जाम्स, देन वी विल गो select CAT 2023 and here is the free mock which we will be discussing today, whose VARC section we will discuss today. Okay, then let's start. Okay, पहला पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। पैसेज दिया हुआ है और हमें पैसेज रीड करके क्वेश्चन का आंसर करना है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे यू विल पॉज द वीडियो एंड यू विल रीड द पैसेज एंड देन यू विल सी माई एक्सप्लेनेशन। दिस इज द पैसेज। हियर्स मोर। Okay, now let's start dealing with the questions. So first question क्या है, which of the following set of terms best serves as keywords to the passage? Now certain set of words हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कीवर्ड कौन कौन से वर्ड्स इसमें कीवर्ड्स हैं जो इस पैसेज को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पैसेज, द इशूज, द कॉन्सेप्ट्स जिन्हें काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है पैसेज ने, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को वो कीवर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एज वी हैव रेड द पैसेज, तो हमें पता है कि जो पैसेज है इट इज़ अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या होता है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होता है, कैरेक्टरोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होता है, उससे मॉरल एटीट्यूड्स में क्या चेंज आता है, लाइक अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर होती है। जो इंसान, जो पर्सन है, वो क्या होता है, ही बिकम्स अनसर्टेन। इन्फ्लेशन आता है तो वो ही बिकम्स अनसर्टेन कि जो अभी उसकी जो इनकम है, विल इट बी सब्सटेंशियल, विल इट बी सफिशिएंट टू अलाउ हिम टू सर्वाइव इन द फ्यूचर। तो अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर होता है, इनकम डिस्कस होता है और पॉवर्टी भी डिस्कस्ड है, बिकॉज द पर्सन डज नॉट वांट टू बी पुअर इन द फ्यूचर, ही वांट्स टू सर्वाइव, ही वांट्स टू डिफीट पॉवर्टी, बैटल पॉवर्टी। सो हमारे कीवर्ड्स क्या होंगे उसमें? इन्फ्लेशन होगा, मॉरल एटीट्यूड्स होगा, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर होगा, इनकम्स होगा, पॉवर्टी होगी। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। नाउ ए ही आंसर क्यों हुआ, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सही क्यों नहीं हुए? नाउ लेट्स बी से स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल पैसेज ने डिस्कस किया है साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। सर्वाइवल भी डिस्कस किया है, इन्फ्लेशन भी डिस्कस किया है, पेंशन एंड कैपिटल। नाउ पेंशन तो थोड़ा सा डिस्कस हुआ है पैसेज में, बट कैपिटल हैज नॉट बीन डिस्कस्ड। कैपिटल क्या होता है? इट्स लाइक मनी, योर पोजेशन, जो आप इन्वेस्ट करते हो। तो कैपिटल बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस नहीं हुआ है पैसेज में, सो बी इज रूल्ड आउट। Now coming to C, inflation, prosperity, poverty, investment, credit. Now inflation, prosperity, poverty, investment and credit. Now credit का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस नहीं हुआ है, एज यू ऑल नो, एक्सटेंसिवली डिस्कस नहीं हुआ है पैसेज में। द पैसेज मेनली डेल्स अबाउट इन टॉपिक लाइक इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इन्वेस्टमेंट एंड prosperity. Now prudence, inflation, incomes, but value for money. वैल्यू फॉर मनी डिस्कस पैसेज में नहीं हुआ है। वैल्यू फॉर मनी क्या होती है? लाइक द अमाउंट यू स्पेंड एंड द क्वालिटी और द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डेट यू रिसीव। ये चीज़ ये पैसेज में डिस्कस नहीं हुई है। सो लाइक फॉर कैपिटल, क्रेडिट एंड वैल्यू फॉर मनी, इन वर्ड्स से ये जो B, C एंड D ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गए। अवर आंसर वॉज इन्फ्लेशन, मॉरल एटीट्यूड्स, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, इनकम्स एंड पॉवर्टी, जो कि कीवर्ड्स थे। राइट आंसर इज ए फॉर दिस पैसेज।
for this question. Sorry. Now, coming to next question. So, what the question states is, the passage argues that inflation destroys the idea of how much is enough. Which of the following can be the reason for this? Okay, what the question demands from us is that we answer this question. The passage argues that inflation destroys the idea of how much is enough. Which of the following can be the reason for this? Okay, पैसेज में एक बात कही गई है, एक कॉन्सेप्ट कहा गया है पैसेज में, जहाँ पे पैसेज ये आर्ग्यू कर रहा है, ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन जो है ये आइडिया है हाउ मच इज इनफ. ये आइडिया कहाँ डिस्कस हुआ है? ओके, हाँ, फ्रॉम हियर, यहाँ से, फॉर वन थिंग, इन्फ्लेशन डिस्ट्रॉयज द वेरी आइडिया ऑफ इनफ बिकॉज नो वन कैन हैव any confidence that a monetary income that at present is adequate will not be whittled down to very little in a matter of a few years. Not everyone desires to be rich, but most people desire not to be poor, especially in old age. तो यहाँ से हम ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम आंसर कर सकते हैं. नाउ रीज़न क्या है जो पैसेज आर्ग्यू कर रहा है कि इन्फ्लेशन जो है हाउ मच की जो आइडिया को डिस्ट्रॉय करता है, वो उसका रीज़न क्या है? कि people are left unsure whether their income will rise in proportion to the inflationary rise in prices of goods and services. क्या ये reason है? या people wonder whether they are skilled enough to withstand the complexity of a future job market. People feel certain about whether or not the money they earn is enough to provide them a quality of life they may want in the future. Or people feel unsure about whether an income they consider sufficient will guarantee their survival in the future. Now, अगर हम इसे पढ़ें तो यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है कि इन्फ्लेशन जो वेरी आइडिया ऑफ इनफ है उसे डिस्ट्रॉय करता है. कैसे करता है? क्योंकि बिकॉज नो वन कैन हैव एनी कॉन्फिडेंस, मीन्स नो वन कैन बी श्योर, कोई श्योर नहीं हो सकता कि जो मॉनेटरी इनकम जो अभी जो प्रेजेंट में उनके पास है और जो इनफ है, एडिक्वेट है, क्या वो फ्यूचर में भी उतनी इनफ होगी या उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी. और नॉट एवरीवन डिजायर्स टू बी रिच, हर कोई रिच नहीं बनना चाहता है, बट मोस्ट पीपल डिजायर नॉट टू बी पुअर स्पेशली इन ओल्ड एज. मीन्स क्या कि सी यहाँ बात किस चीज़ की कही गई है कि जो लोग हैं दे वॉन्ट टू लाइक सर्वाइव इन द फ्यूचर स्पेशली इन द ओल्ड एज. दे डोंट वॉन्ट कम्फर्ट, दे डोंट वॉन्ट रिचेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी पे उनका उतना फोकस नहीं है जितना फोकस उनका सर्वाइवल पे है. दे डू नॉट वांट टू बी पुअर. वो चाहते हैं कि उनकी बेसिक जो नीड्स हैं, जो बेयर मिनिमम है, वो पूरा हो जाए. और वो यही अनसर्टेनिटी इसी चीज़ को लेके है कि क्या जो उनका मॉनेटरी इनकम जो एट प्रेजेंट है, क्या वो ये उनको गारंटी देता है कि जो उनके जो बेयर मिनिमम नीड्स है वो आगे जाके पूरे हो जाएंगे इसी जो आज जो उनके पास पैसे हैं, जो इनकम है उससे. तो ये आइडिया इन ऑप्शंस में से कौन कन्वे कर रहा है? तो वी नो पीपल, वन बाई वन हम डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पे निगेट भी कर देंगे. पीपल आर लेफ्ट अनश्योर वेदर देयर इनकम विल राइज इन प्रोपोर्शन टू द इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पीपल अनसर्टेन है इस चीज़ को लेके कि इनकम भी राइज करेगा इन प्रोपोर्शन टू द इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइसेस. नो, दिस इज इनकरेक्ट. ओके, सॉरी, दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि सी पीपल का जो फोकस है वो सर्वाइवल पे है. दे आर नॉट टॉकिंग या दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि उनका इनकम इंक्रीज होगा या नहीं होगा विथ इन्फ्लेशन, जिससे ये पॉइंट हमारा एलिमिनेट हुआ. सेकेंड, पीपल वंडर वेदर दे आर स्किल्ड इनफ टू विथस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ फ्यूचर जॉब मार्केट. ये भी गलत है बिकॉज पैसेज में जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है जिन लाइन्स में, वहाँ पे ये डिस्कस नहीं हुआ है कि लोग स्किल्ड होंगे या नहीं होंगे, कि जो फ्यूचर जॉब मार्केट में कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, जो डिफ़िकल्टीज़ होंगी, उससे वो डील कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. पैसेज ये भी डिस्कस नहीं करता. पीपल फील अनसर्टेन अबाउट वेदर और नॉट द मनी दे अर्न इज इनफ टू प्रोवाइड देम अ क्वालिटी ऑफ लाइफ दे मे वांट इन द फ्यूचर. नाउ पीपल फील अनसर्टेन कि जो मनी जो अभी उनके पास है, क्या वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको गारंटी करेगा, उनको प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ फिल्ड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंफर्ट, प्रोस्पेरिटी, प्लेजर्स. नहीं, इसीलिए ये गलत है. पीपल आर टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल. यहाँ पे
अगर हम देखें लाइंस को, जो लाइंस हमने पढ़ा है वहाँ पे आपसे ये भाई यही पता चला कि जो लोग हैं दे जस्ट वांट टू लाइक दे जस्ट डोंट वांट टू बी पुअर, वो उनके बेयर मिनिमम पूरे हो जाए, वो पुअर ना रहे। नॉट एवरीवन वांट्स टू बी रिच बट नो वन वांट्स टू बी पुअर, मीन्स नो एवरीवन वांट्स टू सर्वाइव। People feel unsure about whether an income they consider sufficient will guarantee their survival in the future. Now, this point, this sentence in option D actually talks about survival, which makes it the correct answer. So, our correct answer for this question was D. Let's move on to the next question. Now, I saw this with my own father. Once prosperous, he fell by his aversion to speculation into comparative penury. Which of the following is the author trying to communicate here? Now, एक लाइन कोटेड है फ्रॉम द पैसेज, द लाइन इज दिस, और इससे हमें बताना है कि ऑथर क्या कम्युनिकेट कर रहा है विथ दिस लाइन से। तो व्हाट वी विल डू इज, पहले हम ये लाइन देख लेते हैं कहाँ पे है, ठीक है। हाँ, यहाँ है, I saw this with my own father. Once prosperous, he fell by his aversion to speculation into comparative penury. Now, यहाँ पे ऑथर कम्युनिकेट करना क्या चाह रहा है? We will read some more lines जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। इफ़ वी रीड कि यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, लाइक इकोनॉमिक circumstances partially brought about by varied instances of such pension, or to become much richer than one would otherwise aim or desire to be, and the latter turns financial speculation from a minority into a mass pursuit. यहाँ पे and the latter turns financial speculation from a minority into a mass pursuit. इससे पहले की लाइंस क्या बता रही हैं कि लाइक यहाँ तक हमने पढ़ा था कि नॉट एवरीवन डिजायर्स टू बी रिच बट मोस्ट पीपल डिजायर नॉट टू बी पुअर, स्पेशली इन ओल्ड एज. नाउ अनफॉर्चुनेटली व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, the only way to ensure against poverty in old age is either to be in possession of a government guaranteed index linked pension, जिसको कि ऑथर ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं बताया है. यू कैन रीड दीज लाइन्स जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ है इट इज़ नॉट अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ बिकमिंग रिच और टू बिकम रिचर दैन वन वुड अदरवाइज एम और डिज़ायर टू बी. मीन्स लोग जितना सोचते हैं चाहते हैं उससे ज़्यादा रिच हो जाए. And the latter turns financial speculation from a minority into a mass pursuit. Now this is where our answer lies. Okay? तो क्योंकि ऑथर ने ये लाइन यहीं पे बोली है इससे कनेक्टेड, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पढ़ लेंगे इस लाइन को कि the latter turns financial speculation from minority into a mass pursuit either directly or more easily by proxy, for not to speculate but rather to place one's trust in the value of money at a given modest return is to risk impoverishment. सो ऑथर कहना क्या चाह रहा है कि अगर लाइक इफ़ एन इंडिविजुअल वो स्पेक्यूलेट नहीं करता है, स्पेक्यूलेशन फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन में पार्ट नहीं लेता है और अपना ट्रस्ट अपना कॉन्फिडेंस अगर वो वैल्यू ऑफ मनी पे लगाता है कि जिसकी मनी जो है वो अभी जो सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू दे रही है वो आगे भी उतने ही वैल्यू देती रहेगी, तो उससे क्या होता है जो उसका रिस्क है इम्पॉवरिशमेंट का मीन्स टू बिकम पुअर का वो काफ़ी बढ़ जाता है. एंड आई सॉ दिस विथ माई ओन फादर वंस प्रॉस्परस ही फेल बाय हिज अवर्जन टू स्पेकुलेशन इनटू कंपैरेटिव पेन्यूरी. मीन्स जो ऑथर के जो फादर थे अब वो अवर्जन का मतलब क्या होता है कि ही डिसलाइक्ड स्पेकुलेशन, ही स्टेड अवे फ्रॉम स्पेकुलेशन और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ही फेल इनटू कंपैरेटिव पेन्यूरी फ्रॉम prosperity. मतलब पहले वो काफ़ी प्रॉस्परस थे बट नाउ ही इज़ पुअर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिसलाइक फॉर स्पेकुलेशन. और हमें यहाँ पे देखना ये कौन सा ऑप्शन जो है वो आइडिया कन्वे कर रहा है. द ऑथर्स फादर बिकेम पुअर बिकॉज ही डिड नॉट पुट एफर्ट इन टू अंडरस्टैंडिंग वेयर टू इन्वेस्ट हिज मनी. नो, वेट अ मिनट. The author's father became poorer because he did not put effort into understanding where to invest his money. Yes, this is our right answer. How? How is this our right answer? See, ऑथर ने खुद बताया कि उसने अपने फादर को देखा था कि कैसे उसके फादर ने इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उन्होंने एफर्ट नहीं लिए. उससे क्या हुआ कि ही बिकेम पुअर. ये लाइन भी वही कह रही है कि द ऑथर्स फादर बिकेम पुअर बिकॉज ही डिड नॉट पुट एफर्ट इनटू अंडरस्टैंडिंग वेयर टू इन्वेस्ट हिज मनी. ही डिड नॉट पुट एनी एफर्ट, ही डिड नॉट पुट एनी रिस्क कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन में पार्टिसिपेट करना है, वो उन्होंने नहीं किया.
and as a consequence he became poor. The author's father hated to think about money, which led to his extreme poverty. No. फाइनेंशियल स्पेकुलेशन यहाँ पे एक टर्म है जो आपको अच्छे से समझना है. इसका मतलब ये है कि टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग विच एक्चुअली मैक्सिमाइजेस योर मनी, मैक्सिमाइजेस द वैल्यू ऑफ योर मनी. बट या इसका लाइक मनी की थिंकिंग से कोई रिलेशन नहीं है इसका. सो दिस इज इनकरेक्ट. द ऑथर्स फादर डिड नॉट टेक द थ्रेट ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रिवेशन सीरियसली इनफ एंड दिस लेफ्ट हिम पुअर. नहीं, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे हमें ऑथर की इस पैसेज से हमें ये पता नहीं चलता कि ऑथर फादर, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि जो ऑथर के फादर थे उन्होंने पॉवर्टी के थ्रेट को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ऑथर ये कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा है. वो करना चाह रहा है कि फादर डिड नॉट इन्वेस्टेड हिज मनी एंड कॉन्सिक्वेंटली ही बिकेम पुअर. The author's father was forced into poverty as he made poor investment decision. No, this is incorrect. When he had money, नहीं. His father hated speculation. He did not participate in the process of investing. But यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने investment process में तो participate किया, but decisions उनके गलत थे. So this is also wrong. Our correct answer for this question is A. Now, moving on to the next question. Based on the passage, which of the following can be said to be the impact of inflation on the virtue of humility? Okay, virtue of humility हमें देखना है पैसेज में कहाँ है. हाँ, here it is with the concept of enough go those of modesty and humility. यहाँ से so हम क्या कह सकते हैं? Impact of inflation virtue of humility पे क्या होता है? It changes from a praiseworthy virtue into a reprehensible vice, and the humble person is seen as someone who only lives for the present. Humility is no longer considered a virtue, and the humble person is seen as being deliberately short-sighted even when it is not the case. The perception of humility becomes negative, as the humble person is considered to be an incompetent person who cannot take good decisions, or the humble person, although indispensable for the economy, is believed to be careless and rash rather than prudent and aware of the realities of the world. So, अगर हम इस पैसेज को पढ़े कि with the concept of enough go those of modesty and humility, they are replaced by triumph and failure, the latter certain almost by definition to be more frequent. कहना क्या चाह रहा है कि जैसे इन्फ्लेशन अपना इफेक्ट दिखाता है, तो जो ये वर्च्यूज़ है मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, दीज टेक अ बैक सीट. ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं और इनको रिप्लेस कौन करता है? ट्रायम्फ एंड फेलियर, यानी विनिंग और लूजिंग, जिसमें लूजिंग हैपेंस मोर फ्रिक्वेंटली. द हम्बल पर्सन बिकम्स समवन नॉट लॉडेबल बट केयरलेस ऑफ हिज फ्यूचर. नाउ हम्बल पर्सन, नाउ द वर्ड हियर इज हम्बल. यहाँ पे हम्बल की मीनिंग क्या है? हियर हम्बल मीन्स जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पोजेशन ना हो, मीन्स पुअर. तो जो पुअर पर्सन है वो लॉडेबल नहीं होता है, ठीक है. ही इज़ नॉट प्रेज वर्दी बट ही इज़ एक्चुअली थॉट टू बी केयरलेस, जिसने अपने फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई प्रेपरेशन नहीं की, और एज अ कॉन्सिक्वेंस अब क्या होगा? ही विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर हिज ओन वेल बींग. सो फॉर नॉट विद स्टैंडिंग टेक्निकल प्रोसेस, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, वी शैल नीड पीपल ऑफ हम्बल एंड comparatively ill paid employment for the foreseeable future. So what the author wants to convey here is humility क्या होता है? ये बैक सीट ले लेता है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देता है ट्रायम्फ एंड फेलियर, और जो हम्बल पर्सन होता है वो प्रेज वर्दी नहीं रह जाता है, उसे केयरलेस माना जाता है, इसलिए क्योंकि उसने अपने फ्यूचर के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की एंड कॉन्सिक्वेंटली वो अब दूसरों पे डिपेंडेंट है. तो ये आइडिया कौन सा सेंटेंस कन्वे कर रहा है? It changes from a praiseworthy virtue into a reprehensible vice, and the humble person is seen as someone who only lives for the present. No, ये नहीं कह रहा. See, ये सेंटेंस क्या कन्वे कर रहा है कि ये तो सही है कि प्रेजवर्दी वर्च्यू से एक रिप्रेहेंसिबल वाइस बन जाता है, बट हम्बल पर्सन इज सीन एज समवन हु ओनली लिव्स फॉर द प्रेजेंट. लिविंग फॉर द प्रेजेंट मीन्स व्हाट? He is doing everything to maximize his pleasure, his comfort for the present, for now. He is not thinking about the future, but he is making efforts for the present. But this is not what these lines try to convey. These lines convey क्या करना चाह रहे हैं कि वो he does not take care of his future. He becomes careless. ऐसा नहीं है कि वो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, प्रेजेंट के लिए बहुत कुछ कर रहा है और फ्यूचर उसे नहीं दिख रहा.
Humility is no longer considered a virtue and the humble person is seen as being deliberately short-sighted even when it is not the case. Humility एक वर्च्यू नहीं कंसिडर की जाती है और humble person को शॉर्ट साइटेड देखा जाता है, deliberately short sighted even when it is not the case. This is the correct answer. क्यों correct answer है ये? क्योंकि यहाँ पे देखो, the humble person becomes someone not laudable but careless of his future, possibly someone who will be a drain on others. Drain on others means he will be dependent on others, he will consume others money, other finances for his own survival, as because he has failed to make adequate provision for himself, even if given his circumstances it would have been impossible for him to have done so. See, he is seen as being deliberately short sighted. Means short sighted का मतलब क्या, उससे देखा गया जानबूझ के कि उसने जानबूझ के नहीं किया, उसने अपने फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन जानबूझ के नहीं की. बट यहाँ पे एक लाइन भी है जो ये बता रही है कि इफ गिवन हिज सर्कमस्टांसेस इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर हिम टू हैव डन सो. मतलब हो सकता है उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उसके लिए पॉसिबल था ही नहीं कि वो फ्यूचर के लिए इतना प्रिपेयर कर पाता, बट फिर भी बिलीफ यही है कि उसने जानबूझ के किया. तो वो भी यहाँ पे वही बता रहा है कि उसने जानबूझ के अपने फ्यूचर का केयर नहीं किया, शॉर्ट साइटेड रहा, इवन व्हेन इट इज़ नॉट द केस. मतलब कि हो सकता है कि वो उसके सिचुएशन से ऐसे थे कि वो ना कर पाया हो. तो बी इज आवर राइट आंसर. लेट्स सी व्हाट सी सेज. The perception of humility becomes negative as the humble person is considered to be an incompetent person who cannot take good decision. Decision making तो यहाँ पे डिस्कस हुई नहीं है, so ये negate हो जाएगा. The humble person, although indispensable for the economy, is believed to be careless and rash rather than prudent and aware of the realities of the world. Okay, the humble person, although indispensable for the economy, is believed to be careless and rash rather than prudent and aware of the realities of the world. नहीं, ये गलत है. ये गलत इसलिए है क्योंकि हम्बल पर्सन को यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाया गया कि ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. ओके, उससे मतलब ऐसा बताया गया कि ही इज़ अवेयर ऑफ द रियलिटीज़ बट वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है, आइदर डेलिबरेटली और मे बी ही सर्कमस्टांसेस आर नॉट अलाउइंग हिम टू मेक फ्यूचर प्रिपरेशंस. बट ऐसा नहीं है कि उससे ऐसा समझा जा रहा है कि वो अनअवेयर है रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के. सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ए, और नॉट ए, सॉरी, बी. Next question. Based on the passage, we can say that the modern reader is most likely to agree with which of the. Okay, so this is a different passage. Okay, so फिर से मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे पॉज कर लेना आप लोग. फर्स्ट रीड द पैसेज, देन कम टू क्वेश्चंस. ओके. So let's start. Based on the passage, we can see that the modern reader is most likely to agree with which of the following statements. Now, modern reader कहाँ पे डिस्कस हुआ है पैसेज में? लेट्स सी. हाँ, modern ears. So in justifying the French invasion, he pointed out that it was hardly the first time in world history that a stronger nation or society had appropriated the land and property of another, which to modern ears sound a singularly psychopathic argument. A massacre is not justified by previous even worse massacres. So क्या कहना चाह रहा है ऑथर कि फ्रेंच इन्वेजन के जस्टिफिकेशन में उसने ये पॉइंट आउट किया कि इट वाज हार्डली द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हिस्ट्री. मीन्स जो रेपिटेशन हो रही है कि हर बार कोई एक स्ट्रॉन्गर नेशन या एक स्ट्रॉन्गर सोसाइटी दूसरे की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर लेता है, अक्वायर कर लेता है. तो वो क्या है, जो ये आर्ग्यूमेंट है, जो ये जस्टिफिकेशन दे रहा है वो पर्सन,
ये मॉडर्न रीडर्स को थोड़ा साइकोपैथिक लगेगा, सिंगुलरली साइकोपैथिक लगेगा, क्योंकि अगर प्रीवियस में उससे या उससे वर्स मैसेकर्स हुए हैं तो ये आपको इट डज नॉट जस्टिफाइज कि आप अनदर मैसेकर करो. A massacre is not justified by previous even worse massacres. Means क्या होता है कि अगर अभी तक if there is an instance of massacre, you cannot say कि कुछ नहीं हुआ है क्योंकि पहले भी इससे या इससे भी बहुत extremely worse massacres हो चुके हैं, ये कोई justification नहीं है. तो ये जो लाइन्स है मॉडर्न रीडर के बारे में, उस पर हमें बताना है कि मॉडर्न रीडर किस स्टेटमेंट से अग्री करेगा. देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर जेनोसाइड ऑफ एनी रीजन्स पॉपुलेशन. नाउ every time a mass slaughter of people, we will come to this option later. पहले हम ये सारे डिस्कस कर लेते हैं. Every time a mass slaughter for people takes place, the limits as to what is permissible are pushed further. Now, हर बार जब भी मास स्लॉटर होता है तो जो लिमिट्स होती है कि मास स्लॉटर में क्या क्या परमिसिबल है, हाउ फार वी कैन गो इन ये वर्स जो हम एक्शंस लेते हैं उसमें, और ये हमेशा ये लिमिट बढ़ती जाती है. मीन्स हर बार जब भी मशाकर होता है तो और वर्स एस्पेक्ट्स उसमें ऐड होते जाते हैं. तो ये चीज़ तो डिस्कस यहाँ पे नहीं हुई है इस पैसेज में. पैसेज सिंगुलरली ये बात कर रहा है कि अगर पास्ट में मसैकर्स हुए हैं तो आपको ये पास्ट के मसैकर्स एक रीज़न, एक जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं कि आपने अभी जो मसैकर किया है उसके लिए. बट यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि लिमिट्स एक्सटेंड हो जाती है. मीन्स जो चीज़ें करने की अलाउंस है, फ्रीडम है एक मसैकर में, वो बढ़ जाती है, वो ऑगमेंट हो जाती है. तो पैसेज ये डिस्कस नहीं कर रहा, पैसेज के लाइन से डिस्कस नहीं कर रहे. Genocidal killing of a person, region's population is equally wrong in every iteration in history. Okay, the massacre of people is wrong regardless of which country they belong to, because every human rights to life is equal. Now, see, ये जो लाइन्स है ये ह्यूमन राइट को डिस्कस नहीं कर रही. और जब ह्यूमन राइट्स को डिस्कस नहीं कर रही है तो हम ह्यूमन राइट्स को कंसिडर नहीं करेंगे और डिस्कशन में लाएंगे ही नहीं. नाउ it's either A or C. There is no excuse for genocide of any region's population, or genocidal killing of a region's population is equally wrong in every iteration in history. Now, अगर हम C को देखें तो वो कह रहा है कि हर इटरेशन में जितनी बार जेनोसाइडल किलिंग हो रही है वो इक्वली रॉन्ग है, जो कि टैली कर रही है कि हमने यहाँ से जो आइडिया एक्सट्रैक्ट किया है. मॉडर्न ईयर्स के लिए, मॉडर्न रीडर्स के लिए ये जो आर्ग्यूमेंट है ये क्यों साइकोपैथिक लगेगा. आर्ग्यूमेंट क्या है कि it was hardly the first time in world history that a stronger nation or society had appropriated the land and property. मतलब पहली बार तो हुआ नहीं है तो इस बार करना सही है, क्योंकि पहले बार भी बहुत बार हो चुका है. नहीं, पहले बार हुआ हो, कितनी बार भी हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, हर बार ये इक्वली रॉन्ग है. पहले बार के जो इवेंट इंस्टेंसेस हैं वो आपको अभी जो हुआ है उसके लिए जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने की कोई ग्राउंड्स आपको नहीं देते, जिससे सी हमारा सही हुआ. ए हमारा गलत क्यों होगा, क्योंकि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर जेनोसाइड ऑफ एनी रीजन्स पॉपुलेशन. अब देखिए पैसेज हमें बस ये बताता है कि वो हर बार जितने इंस्टेंसेस हो रहे हैं उसमें वो इक्वली रॉन्ग है. वो हम ये इन्फर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो मॉडर्न रीडर है, ठीक है, हमें उसका व्यू पॉइंट नहीं पता, हमें उसका मतलब माइंडसेट नहीं पता, वो क्या सोच रहा है, क्या ग्राउंड्स को वो कंसिडर करता है ये डिटरमाइन करने में कि क्या मतलब रीजंस क्या है जिनके बेसिस पे जेनोसाइड को रॉन्ग या राइट करेक्ट किया जा सके. वर्स किस किस कोई पैरामीटर हमें पैसेज ने प्रोवाइड नहीं किया है जिससे हम इस ए को रूल आउट कर सकें, रूल आउट मतलब ए को इंक्लूड कर सकें और करेक्ट आंसर मान सकें. क्योंकि ए क्या कह रहा है कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर जेनोसाइड ऑफ एनी रीजन्स पॉपुलेशन. बट देयर इज नो एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है कि ये रॉन्ग है, ठीक है, बट किस ग्राउंड पे रॉन्ग है, किस बेसिस पे रॉन्ग है. मॉडर्न रीडर किस पैरामीटर्स को कंसिडर करता है किसी चीज़ को रॉन्ग या राइट बताने में. ये पैसेज हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं देता. तो करेक्ट आंसर ए नहीं हो सकता. सी इसीलिए हो सकता है क्योंकि पैसेज ने ये तो क्लियरली बताया है कि पहले हुआ हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी करना सही है. पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, इक्वली रॉन्ग है, विच सी एक्चुअली कन्वेज. सो इट इज़ आवर करेक्ट आंसर. Wait a minute.
हाँ ठीक है. सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, quoted lines है, nothing is easier or more common in thinking about political subjects and phenomena than to try to fit them in a pro-Christian bead of preconceived categories. Which of the following is a correct example of this kind of bias? Now यहाँ पे जो quoted lines है वो certain kind of bias को डिस्कस कर रही है, बता रही है, कन्वे कर रही है. हमें बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सिचुएशंस मेंशन है, तो इसमें से कौन सा सिचुएशन इस बायस को रिप्रेजेंट करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते पहले कि सेंटेंस क्या है कि नथिंग इज ईजियर और मोर कॉमन इन थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना देन टू ट्राई टू फिट देम इनटू अ प्रो-क्रिश्चियन बीड और प्री कंसीव्ड कैटेगरीज. नाउ ये है कहाँ पे? वेट, हाँ ये रहा. Nothing is easier or more common in thinking about political subjects and phenomena than to try to fit them into a pro-Christian beat of preconceived categories. When faced with something new in the world, we are always tempted to fall back on explanation and predictions that have served us well in the past. Okay, तो ये lines convey क्या करना चाह रहे हैं कि थिंकिंग में जब भी हम सोचते हैं पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स और फिनोमिना के बारे में, तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि जो हमारे प्री कंसीव्ड बायस हैं, जो हमने ओपिनियंस अजम्पशंस अपने माइंड में बना लिए, हम उन्हीं अजम्पशंस को कंसिडर करके वो सिचुएशन, वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट को देखते हैं. मीन्स कहने का मतलब ये है कि दोज अजम्पशंस, दोज प्रिजम्पशंस, जो प्री कंसीव्ड थॉट्स हमारे, जो बिलीव्स एंड आइडियाज़ जो हमने ले रखे हैं, दे काइंड ऑफ श्राउड अवर विजन, और हम उनको ही कंसिडर करके वो सिचुएशन को देख रहे होते हैं. मीन्स इन अ वे दीज प्री कंसीव्ड आइडियाज, अजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, दे अफेक्ट आवर परसेप्शन ऑफ दैट इवेंट. ठीक है, और हमें यही आइडिया बताना है कि कौन सा जो सिचुएशन है वो कन्वे कर रहा है. नाउ कमिंग टू ए, Tanveer is a policeman who routinely handles cases of petty theft as part of his job. One day he finds a 500 rupee note missing from his wallet and feels convinced that it was stolen by his wayward teenage son. Now Tanveer पुलिसमैन है, उसने हैंडल क्योंकि उसने काफ़ी सारे केसेस हैंडल किए हैं पेटी थेफ्ट के, तो उससे लगा के जो उसका 500 रुपी नोट जो मिसिंग है उसके वॉलेट से, वो उसके बेटे ने लिया होगा. तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ हिज हैबिट, क्योंकि चूंकि वो हमेशा हैंडल करता है केसेस का, तो सस्पिशन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ हिज नेचर. यहाँ पे से कोई प्री थॉट कंसीव नोशन या बिलीफ नहीं आ रहा है, इट इज़ हैबिट कि वो सबको सस्पिशियस निगाहों से देखे. तो ये ए नहीं कन्वे कर रहा है, एप्रोप्रिएटली कन्वे नहीं कर रहा है. कमिंग टू बी, on rereading the question paper of an examination Garima sat for a few days ago, she felt that she had known all along the answers to at least 4 or 5 questions that she answered incorrectly in the actual examination. Now क्या हुआ कि एक एग्ज़ाम था, वो हो गया. उस एग्ज़ाम के होने के बाद गरिमा ने क्वेश्चन पेपर को फिर से देखा, और तो उसको पता चला कि उसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही आते थे, बट फिर भी उसने गलत मार्क कर दिया. तो यहाँ पे गरिमा इज़ एक्चुअली रेट्रोस्पेक्टिंग, वो पास्ट की चीज़ों को सोच रही है, और वो ये सोच रही है कि कैसे उसने सही आंसर मार्क किया होता, कैसे उसने मतलब जो सही आंसर उसको लगा था वो उसने मार्क किया होता. यहाँ पे वो कोई प्री कंसीव नोशन है, बिलीफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो आ नहीं रहा. ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. Sushant, police detective, is aware that in most cases of house burglary, the burglar gets in and out of the house through the balcony or by picking the lock on the front door. Upon investigating a current case, he dismisses the idea given by one of his colleagues that the burglar invaded the house through an unlocked window, even though his colleague's theory was later proven to be right. Now, Sushant जो पुलिस डिटेक्टिव है, इसका एक प्री कंसीव नोशन है. वो नोशन क्या है जो फॉर्म हुआ है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि हमेशा जब भी बर्गलरी होती है तो बर्गलर जो होता है वो या तो बालकनी से या तो फ्रंट डोर के लॉक को पिक करके तोड़ के खोल के वो आता है. तो एक करंट केस में उसका जो कलीग था उसने ये बताया कि एक अनलॉक्ड विंडो से बर्गलर अंदर आया था, बट सुशांत ने उसको डिसमिस कर दिया, उसका आइडिया, उसका ओपिनियन. क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही एक ओपिनियन बना रखा था अपने माइंड में कि जब भी थेफ्ट होता है, जब भी बर्गलरी होती है, तो वो या तो फ्रंट डोर से या तो बालकनी से आता है. बट क्या हुआ, बाद में ये चीज़ सही हुई, मतलब जो कलीग ने जो
रेकमेंड किया था कि मे बी हो सकता है, सजेस्ट किया था कि मे बी हो सकता है कि इस बार वो विंडो से आया हो, तो वो सही हुआ, वो विंडो से ही आया था। तो दिस जो सी है ये बता रहा है हमें कैसे सुशांत, उसके पहले से प्री कंसीव नोशन उसके माइंड में क्या नोशन था कि बर्गलरी होगी तो दो ही रास्ते से आ सकता है वो बर्गलर, या तो वो फ्रंट डोर से आएगा या बालकनी से आएगा। तो ये जो नोशन था उसको उसने अफेक्ट किया, उसने उसके मतलब विजन को क्लाउड कर दिया, उसके थिंकिंग को क्लाउड कर दिया। वो उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर पाया कि ओपन विंडो से आया है, जो कि उसके कलीग ने नोटिस कर ली। तो यहाँ पे सुशांत जो है उसकी थिंकिंग को अफेक्ट किया उसके प्रीकंसीव नोशन से, और इसीलिए सी इज आवर राइट आंसर। डी क्या कह रहा है कि नॉर्मन हु नेवर यूज्ड टू फॉलो द न्यूज़ हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर द पास्ट 2 months. Among other features, the paper covers several road accidents, train derailment, flight crashes, etc. He now believes that such incidents happen more often than they actually do. इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्मन ने नया अभी अभी पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसे अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है इन सारे इंसिडेंट्स की, तो उससे ऐसा लग रहा है कि इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट नंबर्स में होती है जितना ये रिपोर्ट किया गया है। तो ये भी जो बायस ऊपर बताया गया है सेंटेंस में वो उस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आंसर हमारा सी है। ओके, द ऑथर कॉल्स टॉकरविल इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट बिकॉज he was unable for the most part to fit his ideas into an overall scheme. He had an ambivalent stance on a lot of subjects. He avoided taking a side on complex topics. He did not have preconceived notions to color his vision. Now, कहाँ पे है ये? Okay. हाँ. If there is one thing that Tocqueville was not, it was insincere in his thought. When he went to America as a young man, he let his ideas follow from his observation and not the other way around, as he might well have done. The fact that he had greater difficulty in fitting his observation into an overall scheme speaks well of him, for complex social realities are not be caught in the mess of one or two principles. Now यहाँ पे Tocqueville की कुछ abilities को बताया गया है, प्रेस किया गया है। एक तो ये था कि वो अपने आइडियाज़ he let his ideas follow from his observation and not the other way around. Means वो जो ऑब्जर्व करता था उसके बेसिस पे वो आइडियाज़ बनाता था, ना कि उसके माइंड में पहले से आइडियाज़ थे और उन आइडियाज़ को ध्यान में रख के वो कोई चीज़ ऑब्जर्व करता था। तो यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई है। और अगर हम ऊपर जाएं तो हाँ, उसके इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होने की बात कहाँ की गई है, तो हम देखते हैं। हाँ, the author brings out very well the ambivalence, or rather the various ambivalences that mark Tocqueville's life, thought and work. What was remarkable about him was not so much the correctness of his conclusions as the intellectual honesty with which he shot them. Now, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये चीज़ डिस्कस होती है किस तरह से हम प्री कंसीव नोशंस को अलाउ करते हैं अपने विजन को क्लाउड करने के लिए। ये चीज़ डिस्कस हो गई। उसके बाद यहाँ पे टॉकविल को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है और बताया जाता है कि वो अपने थॉट में सिंसियर नहीं था। मीन्स यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि ही यूज टू लेट हिज आइडियाज़ फॉलो हिज ऑब्जर्वेशन नॉट द अदर वे डाउन। मीन्स वो ऑब्जर्व करता था फिर आइडियाज़ बनाता था। तो इसीलिए ऑथर ने उसे इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट कहा है। क्यों? क्योंकि ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड और उसके बेसिस पे उसने आइडियाज़ बनाए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ही डिड नॉट हैव प्री कंसीव नोशंस टू कलर हिज विजन, ये करेक्ट होगा। He was unable for the most part to fit his ideas into an overall scheme, ये है, it is an attribute of Tocqueville, but ये उसको intellectually honest नहीं बनाता है। intellectually honest उसको ये बताते उसकी ये क्वालिटी कि उसके कोई preconceived notions नहीं थे। He had an ambivalent stance on a lot of subjects, ये ambivalent का मतलब क्या होता है, uncertainty, he is not sure, हो सकता है कि different viewpoints हो उसके एक टॉपिक को लेके, तो ये भी उसकी क्वालिटी है, बट इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट से ये मैच नहीं करती। ही अवॉइडेड टेकिंग अ साइड ऑन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, तो डिस्कस नहीं हुए पैसेज में। डी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड व्यूज कैन बी इन्फर्ड टू बी क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ टॉकविल?
A country should not regard ambition for world power as morally wrong. A country must try to gain influence over world affairs if it does not want to be subjugated by other powerful countries. A country that does not conquer territory by violating human rights is weak, not virtuous. If a country has to prosper, he must not think twice before seizing territories or influencing world affairs. नाउ लेट्स सी कि टॉकेविल की कंट्री को रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड और एम्बिशन से रिलेटेड बात कहाँ की गई है पैसेज में. हाँ, Tocqueville was more than merely a patriot. He was a nationalist who believed that his country should play a major role in the world's affairs, and this included seizing territory in North Africa. Not to expand in this fashion would be, in his opinion, acceptance of second-class status and mediocrity of ambition. Now, author क्या कहना चाह रहा है टॉकेविल के बारे में कि वो एक नेशनलिस्ट था जो ये बिलीव करता था कि उसकी कंट्री को एक मेजर रोल प्ले करना चाहिए, उस मतलब की कंट्री को नॉर्थ अफ्रीका में टेरिटरी सीज करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो एक सेकेंड क्लास, एक मीडियोकर एम्बिशन वाले कंट्री खुद को ऐसे बताएंगे. He hoped that French settlers in Algeria became like the pioneers of Western expansion of the United States, though less ruthless towards the indigenous inhabitants. Okay, so वो आखिर मतलब कहना क्या चाह रहा है? वो कहना यही चाह रहा है कि अगर किसी कंट्री को एम्बिशियस दिखाना है खुद को, तो उसे टेरिटरी को, दूसरे कंट्री की टेरिटरी को सीज करना चाहिए, अपने कंट्रोल में लाना चाहिए. ठीक है. A country should not regard ambition for world power as morally wrong. A country must try to gain influence over world affairs if it does not want to be subjugated by other powerful countries. Now, subjugated का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड. कि अगर एक कंट्री को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वर्ल्ड अफेयर्स को इन्फ्लुएंस करे, अगर वो दूसरी कंट्री की कंट्रोल में नहीं होना चाहता है, मतलब वो नहीं चाहता कि दूसरी कंट्रीज को आगे कंट्रोल कर ले, ये यहाँ पे नहीं मैंशनड है. सो बी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जुगेशन की, डोमिनेंट की बात एक कंट्री जो दूसरी कंट्री के ऊपर करेगा, जो उसका मतलब बात हुई है, बट इस वे में नहीं हुई कि कंट्री फेयर कर रहे हैं कि अगर वो नहीं करते हैं दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल, तो दूसरी कंट्री उनको कंट्रोल कर लेगी. ऐसा नहीं है. क्या है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो खुद को एक सेकंड क्लास और एक मीडियोकर एम्बिशन वाले कंट्री दिखाएंगे सबके सामने. तो सब्जुगेशन की बात नहीं हुई है. A country that does not conquer territory by violating human rights is weak, not virtuous. अब violating human rights की बात पूरे पैसेज में नहीं हुई है, तो हम उसी को भी कंसिडर नहीं करेंगे. If a country has to prosper, it must not think twice before seizing territories or influencing world affairs. Now, अब आंसर या तो A है या D है. A, a country should not regard ambition for world power as morally wrong, या फिर D है. Now, अगर हम टॉकेविल की वर्ल्ड व्यू को देखें एम्बिशन को लेके, तो वो क्या कह रहा था? वो यही कह रहा था कि कंट्री को सीज करना चाहिए टेरिटरी. ठीक है. उसको मतलब जो वर्ल्ड पावर, जिसका एम्बिशन है वर्ल्ड पावर के लिए, उसको मॉरली रॉन्ग नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो टॉकेविल की वर्ल्ड व्यू में वो खुद को एक सेकंड क्लास कंट्री दिखाएंगे, जिससे हमारा ए सही आंसर बन जाता है. डी क्यों नहीं बना सही आंसर? वो इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? इट मस्ट नॉट थिंक ट्वाइस. नाउ, टॉकेविल ने ऐसा नहीं कहा है कि कंट्री बिना कुछ सोचे समझे जाके दूसरी कंट्रीज को सीज करना स्टार्ट कर दे. मतलब जो होता है कि रैश डिसीजन, तो कंट्री रैश डिसीजन ना ले कि या फिर इम्पल्सिव ना हो. वो ये कह रहा है कि वो इसको मॉरली रॉन्ग ना समझे, क्योंकि ये अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो खुद को सेकंड क्लास दिखाएंगे. तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. कंट्री शुड नॉट रिगार्ड एम्बिशन फॉर वर्ल्ड पावर एज मॉरली रॉन्ग. ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नॉट टू एक्सपैंड इन दिस फैशन वुड बी, इन हिज ओपिनियन, एन एक्सेप्टेंस ऑफ सेकंड क्लास स्टेटस एंड मीडियोक्रिटी ऑफ एम्बिशन. फिर उसने यहाँ भी कहा कि ही होप दैट फ्रेंच सेटलर्स इन अल्जीरिया would become like the pioneers of the western expansion of the United States, though less ruthless towards the indigenous inhabitants. Means वो इसको मॉरली रॉन्ग नहीं बता रहा है, वो बस कह रहा है कि हाँ दे शुड बी, ये जो फ्रेंच सेटलर्स थे वो काफ़ी रूथलेस थे इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स के, काफ़ी क्रूअल ट्रीट किया उन्होंने, उतना क्रूअल ना करे, बट ही इज़ ऑफ द ओपिनियन कि हाँ उन्हें एक कंट्री को एक्सपैंड करना चाहिए, दूसरी टेरिटरीज को उन्हें अपने अंडर लाना चाहिए. वो मॉरली रॉन्ग नहीं है, विच मेक्स ए आवर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ वी हैव डन 2 RCs. नाउ वी विल मूव ऑन टू
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो बाकी के रिमेनिंग आरसीज है वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। और हम एक नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है और हमें 4 समरी दी हुई है, हमें बताना है कि कौन सी समरी बहुत सबसे अप्रोप्रिएट है। ओके, सो यहाँ पे यू विल पॉज द वीडियो एंड यू विल रीड दिस पैसेज वेरी केयरफुली, और फिर आप एक्सप्लेनेशन को देखेंगे मेरा। नाउ लेट्स रीड। Thucydides, the ancient Greek historian and general, is credited with saying, "The society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting done by fools." Now, जो एशियन ग्रीक हिस्टोरियन और जनरल थे थुसाइडिडस, उन्होंने क्या कहा था कि एक ऐसी सोसाइटी जो अपने स्कॉलर जो थिंकिंग में इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, स्कीमिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और अपने वॉरियर्स को जो जाके फाइट करते हैं, डिफेंड करते हैं, जो सोसाइटी उनको सेपरेट करती है, उसमें क्या होता है कि जो थिंकिंग होती है वो कॉवर्ड्स करते हैं। मीन्स थिंकिंग काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है, फियर से इन्फ्लुएंस्ड होती है। और फाइटिंग इज डन बाय फूल्स, मतलब जो फाइटिंग होते हैं, जो उनके जो वॉरियर्स होते हैं वो फूल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। मीन्स वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते बैटल फील्ड में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। The virtues that make for good scholars and the virtues that make for good warriors are not always identical, but the proximity of scholars and warriors can help temper the characteristic vices of either. Now, उसके बाद क्या कहना चाह रहा है कि virtues दोनों के अलग अलग हैं, एक अच्छे स्कॉलर के, एक अच्छे वॉरियर के अलग अलग होते हैं, बट जो प्रॉक्सिमिटी होती है, मतलब उनका जो डिस्टेंस होता है, जो साथ में उनको रखना है, वो अगर उनको हम साथ में रखेंगे स्कॉलर्स को और वॉरियर्स को, तो जो स्कॉलर्स के वाइसेस हैं, जो उनके जो बैड एट्रीब्यूट्स हैं और जो वॉरियर्स के बैड एट्रीब्यूट्स हैं, बैड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो निगेट हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच दैट एप्रिसिएट्स एंड एक्नॉलेजेस द स्ट्रेंथ ऑफ ईच फैसेट ऑफ द वर्क अलाउज फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग टू डिटरमिन वेदर इश्यूज आर बेस्ट addressed by one or the other approach, which hopefully results in more secure victories, arguably in the long term only. To engage in only one of these facets can easily lead to a myopic vision that devalues the other. Now, पैसेज क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, दोनों के स्ट्रेंथ को, मीन्स स्कॉलर्स के स्ट्रेंथ को और वॉरियर के स्ट्रेंथ को, दोनों को इंक्लूड करके कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होना चाहिए एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में। इससे क्या होगा कि इश्यूज़ को बेस्ट वे में एड्रेस किया जाएगा और ज़्यादा सिक्योर विक्ट्रीज होंगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। होपफुली मतलब हो सकती है कि इससे ये रिजल्ट हो सकता है कि फ्यूचर में ज़्यादा सिक्योर विक्ट्रीज हों। नाउ टू एंगेज इन ओनली वन ऑफ दीज facets can easily lead to a myopic vision that devalues the other. अब इनमें से किसी एक कोई चूज़ करना, या तो आप स्कॉलर को फॉलो कर लो या तो वॉरियर को फॉलो कर लो, तो उससे क्या होगा, एक मायोपिक विजन होगा, मीन्स यू विल बी नियर साइटेड। आप बहुत दूर की नहीं सोच पाओगे, बहुत दूर की प्लानिंग नहीं कर पाओगे, और एक को सिलेक्ट करना, दूसरे को डिवैल्यू करना होगा। नाउ कौन सी लाइन है जो इस पैसेज के आइडिया को समराइज कर रही है? Both military and scholarly interests are equally important in the holistic development and flourishing of a society, and neither of them should be treated as expendable. A decision between what is more important, defense or scholarship, sometimes become crucial in determining the outcome of a conflict. Combining the skills of the military and the academics into a single approach is likely to result in more wins for a society. Or defense and scholarship are two facets of a society, and both should be taken into equal consideration during strategic decision making. Now, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग क्यों है? इट इज़ करेक्ट कि हम मिलिट्री और स्कॉलरली इंटरेस्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड फ्लरिशिंग के लिए नहीं, फॉर मोर सिक्योर विक्ट्रीज के लिए। ये जो पैसेज है ये फ्लरिशिंग डेवलपमेंट पे डिस्कस नहीं करता, विक्ट्री पे डिस्कस्ड है, विक्ट्री पे फोकस्ड है, तो ये हुआ रॉन्ग। बी, अ डिसीजन बिटवीन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, डिफेंस और स्कॉलरशिप समटाइम्स बिकम क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नाउ ये जो लाइन है क्या कह रहा है कि प्रायोरिटाइज करना है किसको, डिफेंस को या स्कॉलरशिप को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ पैसेज ये नहीं कह रहा है कि हमें चूज़ करना है, हमें प्रायोरिटाइज करना है, नहीं, पैसेज कह रहा है एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए जहाँ पे दोनों की स्ट्रेंथ्स इंक्लूडेड हो, और तभी एक अच्छा
बेस्ट वे मिलेगा इशूज़ को एड्रेस करने का, तो ये भी रॉन्ग। Combining the skills of the military and the academics into a single approach is likely to result in more wins for a society. Now, it is correct कि combining the skills of the military and academics into a single approach. Now, ये part तो सही है, but it will likely to result. Now, likely का मतलब क्या होता है कि it will, ये एक prediction होगी, हाँ ऐसा if you will do तो ऐसा होगा, but नहीं, which hopefully results in means यहाँ पे जो author है वो he is hoping कि हाँ ऐसा हो सकता है. He is not sure in any way, to any extent, to any degree, he is not sure. He is just hoping कि ऐसा हो सकता है. बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाँ ऐसा करने पर is likely to result. नहीं, यहाँ पे वो probability को बात कर रहा है कि हाँ हो जाएगा, बट नहीं, यहाँ पे like ये नहीं है, prediction नहीं involved है, यहाँ पे क्या involved है, hope involved है, optimism involved है कि हो सकता है कि ज़्यादा secure victories हों. So this option C has also been ruled out. तो बच्चा D है, क्योंकि बता रहा है कि डिफेंस स्कॉलरशिप दो फैसेट्स से सोसाइटी के और उनको कंसिडरेशन, एक इक्वल कंसिडरेशन देनी चाहिए और उन्हें इंक्लूड करना चाहिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में. ओके, नाउ ये नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है एंड 5 जंबल ऑफ सेंटेंसेस है रिलेटेड टू अ टॉपिक आर गिवन बिलो. 4 ऑफ देम कैन बी पुट टुगेदर टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ. Identify the odd one out and key in the number of the sentence as an answer. Now, pause the video, आप सॉल्व कर लो इसको और बताओ कि कौन सा है odd and then you will see my explanation. Now, हम क्या करेंगे one by one हम पढ़ते हैं. The greatest tool required for the path toward virtue is a free society, one in which humans are capable of making moral judgments on their own. क्या कह रहा है कि अगर virtue, हमें वर्च्यू एक्वायर करना है तो जो ग्रेटेस्ट टूल है, द ग्रेटेस्ट वे असेट है वो है फ्री सोसाइटी. एक ऐसी सोसाइटी जिसमें ह्यूमंस केपेबल हो खुद के मॉरल जजमेंट्स बनाने के. ठीक है, ओके. दिस इज बिकॉज ऑल नॉलेज रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन वेदर पॉजिटिविस्टिक और डायलेक्टिकल. अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी नॉलेज है वो क्या रिक्वायर करती है कि उससे एक्सपेरिमेंट हो. एक्सपेरिमेंट डिराइव्ड नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे, और वो कैसा भी हो सकता है. एक्सपेरिमेंट पॉजिटिविस्टिक हो सकता है, डायलेक्टिकल हो सकता है. तो यू कैन सी कि 1 and 2 दे आर मैंडेटरी पेयर्स. पहला क्या बता रहा है कि वर्च्यू अगर आपको अचीव करना है तो फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसी सोसाइटी जिसमें ह्यूमंस केपेबल हो अपने मॉरल जजमेंट्स बनाने में. और ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितनी कोई भी नॉलेज अगर हमें एक्वायर करनी होती है तो वो किस पे बेस्ड होती है? एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होती है. इसलिए Now, virtue requires an acknowledgement of human dignity. Despite all our differences, humans are united by a common nature and purpose which entitle each of us to be treated well by others. अब यहाँ पे virtue क्या कह रहा है कि virtue requires an acknowledgement of human dignity. Means कि virtue अगर आपको अचीव करना है तो आपको human dignity को एक्सेप्ट करना है, प्रूव करना है, एक्नॉलेज करना है, क्योंकि हमारे हम ह्यूमंस जो है हमारे कॉमन नेचर और पर्पस है जिसकी वजह से हमें एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. नाउ 4, इन शॉर्ट वी कैन ओनली लर्न इफ पीपल आर फ्री टू ट्राई आउट डिफरेंट मॉडल फ्रेमवर्क एंड विटनेस द वर्ल्ड इन इट्स अनफिल्टर्ड लार्जली अनरेगुलेटेड फॉर्म. तो कैन यू सी कि 2 में जो बात कही गई है उसी का एक्सप्लेनेशन है ये 3. 2 में क्या कहा गया था? नो नहीं, 1 और 2 में फिर से पढ़ते हैं. 1 में क्या कहा गया कि फ्री वर्च्यू के लिए फ्री सोसाइटी नेसेसरी है, ऐसी फ्री सोसाइटी जिसमें ह्यूमंस केपेबल हो खुद के मॉरल जजमेंट्स बनाने के लिए. और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर नॉलेज को की रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेरिमेंटेशन की, इफ वेदर इट इज़ पॉजिटिविस्टिक और डायलेक्टिकल. फिर उसी को ये समराइज कर रहा है कि इन शॉर्ट वी कैन ओनली लर्न, हम तभी लर्न कर सकते हैं अगर लोग फ्री हों अलग अलग मॉडल फ्रेमवर्क्स को ट्राई करने के लिए और वर्ल्ड को विटनेस करने के लिए इसके अनफिल्टर्ड लार्जली अनरेगुलेटेड फॉर्म में. तो 1, 2 and 3. ठीक है. 4th सेंटेंस वुड बी ऑफ कोर्स दिस मीन्स दैट पीपल विल मेक मिस्टेक्स, दिस इज द प्राइस फॉर फ्री सोसाइटी. नाउ व्हेन पीपल विल ट्राई आउट डिफरेंट मॉडल फ्रेमवर्क्स, व्हेन पीपल विल delve into experimentation, they will try experimentation, तो obviously क्या होगा, वो मिस्टेक्स करेंगे और ये प्राइस पे फ्री सोसाइटी का. सो पता है कि 1, 2, 4, 5 दे आर मेकिंग अ सीक्वेंस. 1, वर्च्यू के लिए फ्री सोसाइटी जरूरी है, ऐसी सोसाइटी जिसमें ह्यूमंस केपेबल हो मॉरल जजमेंट्स बनाने के खुद के. क्यों ये जरूरी है? क्योंकि
मतलब केपेबल क्यों जरूरी है कि वो खुद के मॉरल जजमेंट्स बनाएं, इसलिए क्योंकि जो भी नॉलेज उनको मिलता है वो एक्सपेरिमेंट से ही मिलेगा, या तो वो पॉजिटिविस्टिक हो या डायलैक्टिकल हो। फिर इसी को उसने समराइज़ किया कि हम तभी लर्न कर सकते हैं जब पीपल फ्री हो, जो कि यहाँ पे बात की गई दोनों में, उसी को समराइज़ किया गया कि जब वो फ्री हो कि अलग अलग मॉडल फ्रेमवर्क्स ट्राई करें। अब इसका क्या होगा, इसकी एक शॉर्टकमिंग बता दी गई उसमें कि इससे क्या हो सकता है कि लोग मिस्टेक्स करेंगे। तो अब जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करता है तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स तो होती ही हैं। तब जो लोग अलग अलग मॉडल फ्रेमवर्क्स ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो मिस्टेक्स होगी। तो 1 2 एंड 3 4 5 इज योर करेक्ट सीक्वेंस। नाउ 3 यहाँ पे कहीं फिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वर्च्यू को बता रहा है कि वर्च्यू क्या रिक्वायर करता है। अब या तो ये 5 के बाद आएगा, आई मीन्स 1 2 4 एंड 5, उसके बाद 3 आएगा, क्योंकि उसके बाद पहले हम, क्योंकि ये तो सीक्वेंस बन गए, उसके बाद हम वर्च्यू में करेंगे कि हाँ वर्च्यू क्या रिक्वायर करता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी रिक्वायर करता है, हम सबको अच्छे से ट्रीट करें। सो 3 इज़ आवर राइट आंसर। ये एक ऑड है, ये सीक्वेंस में कहीं भी फिट नहीं हो रहा। या तो ये सीक्वेंस के बाद काफ़ी बाद आएगा जब हम कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी क्या है, वर्च्यू का एक कॉम्पोनेंट ही तो है, ये वर्च्यू के इंटेल करता है, ये नेसेसिटेट करता है, तो उसका कॉम्पोनेंट बन गया। तो ये बहुत बाद आएगा, ये यहाँ पे कहीं नहीं आएगा। सो 3 इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, ये ऑड है। ओके, नेक्स्ट। Okay, 4 sentences are given. When properly sequenced, would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequencing of the order of the sentences and key in the sequence of the 4 numbers as an answer. Okay, so this is a parajumble. 4 sentences को हमें rearrange करना है. Okay. Every generation must remain vigilant in the cause of liberty. If one generation fails to preserve liberty, subsequent generations will find themselves faced with a formidable struggle on 2 fronts. Even a brief lapse can lead to a cascading erosion of the fundamental commitments that give credibility to the defense of liberty, inspire the appreciation of it by those who enjoy it, and make it attractive to those who don't. Now, it will be difficult to restore liberty in and through political institutions, and it will be challenging to combat the malaise of a society that has come to accept an impoverished understanding of it. Okay. Now, every generation must remain vigilant in the cause of liberty. Now, आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, पहले 1 ही आएगा, क्योंकि ये आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हर जनरेशन को विजिलेंट रहना है लिबर्टी, कॉज ऑफ लिबर्टी के लिए। नाउ उसके बाद इफ वन जनरेशन फेल्स टू प्रिजर्व लिबर्टी, सब्सिक्वेंट जनरेशन विल फाइंड देमसेल्फ फेस्ड विद अ फॉर्मिडेबल स्ट्रगल ऑन 2 fronts. 2 fronts की बात की गई है। ये 2 fronts क्या हैं? ये 2 fronts हैं, ये पहला फ्रंट क्या है कि इट विल बी डिफिकल्ट टू रिस्टोर लिबर्टी इन एंड थ्रू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये एक चैलेंज हो गया, एक फॉर्मिडेबल स्ट्रगल होगा उनके लिए। अगर लिबर्टी वो प्रिजर्व नहीं करते हैं, कोई जनरेशन लिबर्टी प्रिजर्व नहीं करता है, तो पहला चैलेंज क्या होगा उसके लिए? ये होगा कि उसके लिए लिबर्टी को रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो ये सोसाइटी का जो मलेस है, इट इज़ कम टू एक्सेप्ट एन इम्पॉवर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, जिसको लिबर्टी का जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वो बहुत ही पुअर अंडरस्टैंडिंग है, उससे वो डील नहीं कर पाएंगे। तो 2 फ्रंट्स हो गए, तो वी नो कि 2 and 4 आएंगे। नाउ 3 कहाँ पे फिट होता है? 3 यहाँ फिट होगा या 3 यहाँ फिट होगा। नाउ even a brief lapse can lead to a cascading erosion of the fundamental commitments that give credibility to the defense of liberty, inspire the appreciation of it by those who enjoy it, and make it attractive to those who don't. तो काइंड ऑफ एक कॉन्सिक्वेंस बता रहा है। किसका कॉन्सिक्वेंस बता रहा है? कि अगर लिबर्टी को लेकर हम विजिलेंट नहीं है, अगर हम प्रिजर्व नहीं कर सकते लिबर्टी को या नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? तो पहले तो एवरी जनरेशन मस्ट रिमेन विजिलेंट, हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि इरोजन हो जाएगा फंडामेंटल कमिटमेंट्स का, ऐसे कमिटमेंट्स का जो कि क्रेडिबिलिटी देते हैं डिफेंस ऑफ लिबर्टी को, इंस्पायर करते हैं अप्रिशिएशन को और अट्रैक्टिव बनाते हैं उनके लिए जो अप्रिशिएट नहीं करते। तो 1 3 2 and 4 इज आवर राइट सीक्वेंस। पहले उन्होंने ये बताया कि
कि हर जनरेशन को विजिलेंट रहना है, कॉशियस रहना है कॉज ऑफ लिबर्टी के लिए। फिर 3 में उन्होंने ये बताया कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर लैप्स आता है विजिलेंस में, तो उसके बाद फिर वो आगे इस पे ही और उन्होंने बिल्ड किया और आगे बताया कि अगर एक जनरेशन फेल हो जाती है तो उसकी आगे की जनरेशन दो फ्रंट पे स्ट्रगल करेगी। और फिर पैसेज कंक्लूड कर दिया ये कह के कि वो दो फ्रंट्स क्या हैं। तो 1, 3, 2, 4 आपका करेक्ट आंसर था इसमें। ओके ठीक है, ये भी पैराजम्बल है, सेम अप्रोच रहेगी हमारी। Perhaps more importantly, as with the discoveries of the heliocentric solar system and evolution, the rise of an intelligence even more powerful than our own will raise further questions about man's place in the universe and our purpose in living. Okay? मतलब क्या कहना चाह रहा है कि more importantly, अब perhaps more importantly बता रहा है, मतलब significance ज़्यादा इसको दे रहा है कि ये जो discoveries हुई है सोलर सिस्टम की, हीलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम की और उसका एवोल्यूशन है, तो जो राइज ऑफ इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा पावरफुल है हमारे खुद के। और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैन की प्लेस कहाँ है यूनिवर्स में, पर्पस क्या है उसका। तो ये तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस हो नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले भी कोई सेंटेंस आया होगा, उसको कंपैरिजन में इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया गया इस फैक्ट को। आगे पढ़ते। Increased machine intelligence may displace jobs, requiring societies to consider how the resulting gains in productivity can be shared. अब क्या होगा, मशीन इंटेलिजेंस अगर इंक्रीज होंगी तो जॉब्स जाएंगे, तो सोसाइटीज कंसिडर करेंगे जो रिजल्टिंग गेन्स से प्रोडक्टिविटी में उसे शेयर कैसे करें। ठीक है, बट वी आर मोर लाइकली टू स्टे अराउंड टू आंसर दोज क्वेश्चंस इफ वी अलाउ AI to develop without bureaucratic hindrance, so that it is available to address threats, including most of all those posed by our all too human adversaries in authoritarian and totalitarian regimes. Now, यहाँ पे क्या बात की गई है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आंसर करने की, किन क्वेश्चंस को आंसर करने की, इन क्वेश्चंस को आंसर करने की जो कि रेज होंगे, किसके साथ रेज होंगे, राइज ऑफ इंटेलिजेंस के साथ जो रेज होंगे, विच गिव्स अस कि जो 1 है और जो 3 है दे आर मैंडेटरी पेयर्स, ये हमसे साथ में आएंगे। नाउ एडवांसेस इन AI विल कंटिन्यू टू रीशेप आवर वर्ल्ड। अब जो AI में जो एडवांसमेंट्स होंगे, जो प्रोग्रेस होगा, वो कंटिन्यू करते रहेंगे, हमारी वर्ल्ड को चेंज करते रहेंगे। अब उसी का एग्जांपल तो यहाँ पे है कि कैसे चेंज करेंगी, जो जैसे मशीन इंटेलिजेंस बढ़ेगा तो जॉब डिस्प्लेस होंगी, सोसाइटीज़ क्या करेंगी कि जो गेन आ रहा है प्रोडक्टिविटी में उसको कैसे शेयर करें। और तो हमारा क्या होगा, 4 के बाद 2 आएगा, तो एक और पेयर हमें मिला 4, 2 का। और हमें देखते हैं कि 1, 3 पहले आएगा या 4, 2 पहले आएगा। तो हमने पहले क्या था कि 1 पहले नहीं आ सकता क्योंकि वो एम्फसाइज कर रहा है इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स, तो 4, 2 pहले आएगा। तो 4, 2, 1, 3 इज आवर आंसर। 4 पहले उसने इंट्रोड्यूस कर दिया कि एडवांसमेंट जो AI में होंगे वो कंटिन्यू करते रहेंगे वर्ल्ड को चेंज करना। 2 में उसने एक एग्जाम्पल दे दिया कैसे करेंगे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट होगी और सोसाइटी कंसिडर करेगी कि जो गेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो गेन्स जनरेट हो रहे हैं, उन्हें कैसे शेयर किया जाए। फिर मन में परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंटली, अब इससे यहाँ पे जो बात की गई है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि राइज ऑफ इंटेलिजेंस से जो क्वेश्चंस अराइज होंगे कि हमारा खुद का प्लेस कहाँ है यूनिवर्स में, हमारा खुद का पर्पस क्या है, और उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम होंगे वहाँ पे अगर हम AI को डेवलप होने देते हैं ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंस, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स के को हटा के। तो 4, 2, 1, 3 विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेट, हाँ, सो और भी काफ़ी सारी क्वेश्चंस है। पैराजम्बल है, एक ऑल्टरनेट समरी वाला क्वेश्चन है, देन देयर इज क्लोज पैसेज, एंड देन देयर आर 2 RCs जो कि हाँ बच गए थे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम इस वीडियो का सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे। सो आज का वीडियो हम ये भी ख़त्म करते हैं। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरीज।
सो तब तक के लिए आप प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।